इस छोटी सी पेंशन के जरिए इस सरकार को और इन तमाम जो EPFO हैं इनको आगाह कर देना चाहते हैं कि ये जो वृद्धोवृद्ध जो लड़ाके जुझारू है, जिनकी उम्र 70 और 75 साल के बीच के योद्धा आज इस दिल्ली के अंदर लड़ने के लिए आए हैं, ये झुकने वाले नहीं है और हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड और ख़राब मौसम के बावजूद EPS 95 के वृद्ध पेंशनर देश के विभिन्न भागों से रोज आकर जंतर मंतर पर अनशन कर केवल अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं। वित्त मंत्री EPFO में सदस्यों के दोगुना होने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही हैं, जबकि इन्हीं EPFO के पेंशनर का खून चूसा जा रहा है। संसद में सांसद सुप्रिया सुले ने एक बार फिर EPS 95 पेंशन का मुद्दा उठाया। जंतर मंतर पर अनशन के 5वें दिन राजस्थान के पेंशनर इकट्ठा हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने के लिए जंतर मंतर पर चल रहे क्रमिक अनशन के 5वें दिन राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों से वृद्ध पेंशनर किसी तरह जंतर मंतर पर पहुंचे। अनशन स्थल पर महाराष्ट्र और दिल्ली की टीम पहले से ही व्यवस्था में लगी थी। राजस्थान के पेंशनरों ने सभा में अपनी विषम परिस्थितियों का हाल बताया और सरकार से मांग की कि उनकी मांगें जल्द से जल्द मानी जाएं ताकि वो अपना बचा कुचा जीवन चैन से जी सकें। किस परिस्थिति में ये आए हैं? ये परिस्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। हम जब राजस्थान से चले, में कोई अजमेर से चला, कोई सीकर से चला, बरसात हो रही थी, घर से निकलने के बाद में भी हमने कईयों से कहा कि भाई चलो चलो, कई लोग मौसम देख कर डर गए। उसके बावजूद भी कैसे कैसे तक करके यहाँ आए। यह क्यों आए? हमारी पेंशन के लिए, हमारे अधिकार। सभा का संचालन राजस्थान के संयुक्त जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ भीड़वाला के हीरालाल विजयवर्गीय ने किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष रघुबर सिंह बारेट ने कहा कि लड़ाई हमारे पैसे की नहीं है, आर्थिक नहीं है। हो सकता है कोई जूते पहनता हो 1000 रुपए का, हम चप्पल पहन के काम करेंगे, हम रोका सूखा खाएंगे, लेकिन लड़ाई मात्र हमारे मान सम्मान की है कि इन सरकारों ने हमारे EPS फंड से एक एक कर्मचारी के 10-10, 12-12 लाख रुपए का अंशदान काट लिया, कंट्रीब्यूशन काट लिया, और उसके बाद अगर हमें कोई पेंशन दी जाती है तो मात्र ऊँट के मुंह में जीरो के नाम पे 1000 और 2500 रुपए देते हैं। तो यह एक बहुत हमारे मान सम्मान का सवाल है। जब हम हमारे रिश्तेदारों में जाते हैं, हमारे मित्रों में जाते हैं, हमारे समाज में बैठते हैं, लोग हमें पूछते हैं आपको पेंशन कितनी मिलती है, तो हमें शर्म तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ा शर्मी से हमारा सर झुकने का। सभा में प्रांतीय अध्यक्ष TPS चौहान, नंदलाल जी जाट, शंकर लाल त्रिपाठी, शंकर लाल अहीर, किशन लाल जाट, श्यामलाल अमेटा ने भी संबोधित किया। सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल, समन्वयक सुभाष पोखरकर, कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, मीना सिंह राजावत, जयश्री पाटिल, सरिता नारखेड़े ने भी संबोधित कर सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। और हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी बैठी, 3 महीने का समय था। कमांडर साहब को श्रम मंत्री जी ने कहा, मुझे याद है, मैं भी साथ में था, कमांडर आप चिंता मत करो, 3 महीने में समिति अपने अहवाल दे देगी, आपका काम हो जाएगा। 3 महीने में जो समिति देने वाली थी, देखिए सरकार ने इनके प्रेमचंद्र जी को, माननीय इनके प्रेमचंद्र जी को समिति का मॉनिटर बना दिया गया। उनके देखरेख में समिति ने काम किया, लेकिन समिति ने 3 महीने की जगह 1 साल का समय लिया, और जो समिति प्रेमचंद्रन जी के देखरेख में काम कर रही थी, उसने मिनिमम पेंशन केवल 2000 रुपए की। कितने? 2000 रुपए। संसद में 2 फरवरी को बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने यह EPS 95 पेंशन का मुद्दा
एक बार फिर जोरदार ढंग से उठाया। वह दिसंबर में जंतर मंतर पर पेंशनरों के अनशन में भी आई थी। EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे। वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013। आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी। लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता। उनका हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था। विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये। आपको पता है सर ये जो सीनियर सिटीजन है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक और EPS 95 पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार और EPFO 8 लाख करोड़ के पेंशन फंड पर कुंडली मारे बैठा है और इससे मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए के इंटरेस्ट पर मौज कर रहा है। अपने फंड को बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनी में लगाकर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहा है। पूरे विश्व में चर्चा है कि भारत की इकनॉमी में निरंतर सुधार हो रहा है और वो तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। पिछले 9 वर्षों में भारत 10वीं पायदान से 5वीं पायदान पर आया। उसका सबसे बड़ा मापदंड EPFO के सदस्यों की बढ़ती संख्या है, जो दोगुने होकर 27 करोड़ हो गई है। इसका खुलासा स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिन पहले अपने बजट भाषण में किया। In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and स्थिति यह है कि हर 3-4 घर छोड़कर अगले घर में EPFO का कार्यरत या सेवानिवृत्त सदस्य मिल जाएगा। उससे हर महीने कंट्रीब्यूशन जमा कराया जा रहा है, पर रिटायर होने पर उसे पेंशन क्या मिलेगी, जंतर मंतर पर आकर दुखड़ा सुनेंगे तो रोना आ जाएगा। सरकार और EPFO फंड का महल खड़ा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री सहित सारा सदन वाहवाही में मेजे थपथपा रहा है। आखिर इन पेंशनरों को किस बात की सजा दी जा रही है? इसलिए आपसे अनुरोध है कि जी जान से इस आंदोलन को सफल बनाने में जुट जाएं। वीडियो के अंत में इसके समर्थन में अपने कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें।